हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा व्यवस्था उपागम के बारे में या व्यवस्था सिद्धांत के बारे में, जिसको इंग्लिश में सिस्टम अप्रोच कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसका अर्थ क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें इसका अर्थ होता है कि वस्तुओं के परस्पर संबंध तथा उनके गुणों का जो सामूहिक रूप होता है उसको हम व्यवस्था कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जितनी वस्तुएं होती हैं सब आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं और फिर उनका जो गुण होता है उन्हीं के सामूहिक रूप को हम व्यवस्था कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यह उपागम संगठन को संपूर्ण व्यवस्था के रूप में आंकता है तथा साइबरनेटिक्स से समानता भी रखता है। तो साइबरनेटिक्स मतलब जो सूचना प्रबंधन होता है या सूचना से संबंधित भी यह समानता रखता है। और व्यवस्था उपागम की महत्ता व्यवहारवाद की कमियों से बड़ी है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखते हैं कि इस सिद्धांत का प्रारंभ कब से होता है। तो 1920 में जीव वैज्ञानिक जिसका नाम था लुइविंग वॉन वॉट लैनफे, ठीक है, तो इसका प्रारंभ इन्होंने किया था और इन्होंने ही इस सिद्धांत का समर्थन भी किया था और इसकी व्याख्या भी की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले व्यवस्था उपागम या व्यवस्था सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, तो ये लुइविंग वॉन वॉट लैनफे ने की थी। फिर इसके बाद फिर व्यवस्था सिद्धांत क्लासिकीय मानव संबंध एवं व्यवहारवाद की कमियों को दूर करते हुए सांगठनिक परिघटना को पूर्ण और एकीकृत रूप में वर्णित करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद आगे देखिए इसमें कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार कब से किया गया। फिर तो इस व्यवस्था उपागम या व्यवस्था सिद्धांत पर गंभीरता पूर्वक उपागम दूसरे विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ और इसका विकास 1950 के बाद हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में राजनीति विज्ञान में इस उपागम को 1953 में राजनीतिक शास्त्री डेविड स्टर्न ने अपने पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम के माध्यम से उपयोगी बताते हुए सभी सामाजिक विज्ञानों को एक सूत्र में पिरोने और एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत बनाने तथा सर्व स्वीकारिता का विचार भी इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जिस व्यवस्था सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं या व्यवस्था दृष्टिकोण या व्यवस्था उपागम की बात हम कर रहे हैं, तो इसको आधुनिक संगठन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक संगठन सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो यह व्यवस्था उपागम को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इस सिद्धांत के विकास में विभिन्न चिंतकों ने योगदान दिया है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो इसमें कुछ विद्वान थे जिन्होंने व्यवस्था उपागम या व्यवस्था सिद्धांत का वर्णन किया था या योगदान दिया था। तो इसमें देखिए विद्वान में नाम आता है चेस्टर बर्नार्ड। ठीक है, तो चेस्टर बर्नार्ड इस व्यवस्था उपागम के प्रमुख विद्वान हैं। तो इन्होंने संगठन को सहकारी सामाजिक व्यवस्था कहा व संगठन की पहली व्यापक व्याख्या व्यवस्था उपागम से इन्होंने की थी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि जो वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने संगठन को सहकारी सामाजिक व्यवस्था कहा व संगठन की पहली व्यापक व्याख्या व्यवस्था उपागम से की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है चेस्टर बर्नार्ड का नाम। फिर इसके बाद में अगला देखिए, इसमें मेरी पार्कर फॉलेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी फॉलेट भी कहते हैं, तो इन्होंने संगठन को सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया था। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवस्था उपागम को सामाजिक व्यवस्था के रूप में किसने प्रतिपादित किया था, तो ये थी मेरी पार्कर फॉलेट। फिर इसके बाद में अगले विद्वान का नाम आपको याद रखना है फिलिप सेल्जनिक। तो इन्होंने सरकारी व अन्य विशाल जटिल संगठनों के अध्ययन में व्यवस्था उपागम का अनुसरण किया था। फिर इसके बाद में अगले आ जाते हैं नॉर्बर्ट वीनर। तो नॉर्बर्ट वीनर ने कहा या इन्होंने वर्णन किया है व्यवस्था उपागम का। तो देखिए इन्होंने क्या कहा है। तो इन्होंने व्यवस्था उपागम के लिए साइबरनेटिक शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, और इसे आगत
प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक व परिवेश या पर्यावरण वाली व्यवस्था कहा था। तो ये नॉर्बर्ट वीनर का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला है कि क्लासिकी सिद्धांत को सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांत तथा जो व्यवस्था सिद्धांत है उसको स्थितिगत डिजाइन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और जो क्लासिकी सिद्धांत होता है इसी को बंद व्यवस्था, और जो व्यवस्था अपन देख रहे हैं जो वर्तमान में व्यवस्था सिद्धांत है इसको खुली व्यवस्था सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनको आपको याद रखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंद व्यवस्था सिद्धांत किसे कहते हैं तो ये परंपरागत सिद्धांत या क्लासिकी सिद्धांत को कहा जाता है। फिर इसके बाद फिर जो व्यवस्था सिद्धांत है तो इसको खुली व्यवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगला आ जाता है तो इस उपागम को विकसित रूप में वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस समाजशास्त्री नाम है जिसका टालकट पार्सन्स। तो टालकट पार्सन्स को इसका श्रेय दिया जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो व्यवस्थावादी उपागम है तो इसको विकसित रूप से वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एक समाजशास्त्री जिसका नाम है टालकट पार्सन्स। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर इसके बाद में इस उपागम के अन्य विद्वान भी समर्थक है जिसमें नाम आता है हर्बर्ट साइमन का। तो हर्बर्ट साइमन ने भी व्यवस्था उपागम का समर्थन किया था। ठीक है। हालांकि हर्बर्ट साइमन ये व्यवहारवादी विचारक हैं जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में व्यवस्था शब्द दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये दो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? तो पहली विचारधारा देखिए इसमें तो पहली विचारधारा यह है कि जब वस्तुएं महत्वपूर्ण ढंग से परस्पर संबद्ध हो तथा उनकी आपसी निर्भरता बहुत अधिक हो जाती है तो उसे हम व्यवस्था कहते हैं। ये इसकी पहली विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा यह है कि जब तक किसी वस्तु के शोध के लिए तथ्य संकलन, विश्लेषण तथा निर्देशन में सहायता न मिले तब तक उसे व्यवस्था नहीं कहा जा सकता, चाहे उसके अंग परस्पर कितने ही निर्भर क्यों न हो। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो ये व्यवस्था शब्द दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें व्यवस्था विचारधारा की यह मान्यता है कि संगठन एक व्यवस्था है तथा उसके अंतर्गत तकनीकी, फिर इसके बाद में आर्थिक, सामाजिक ये उप व्यवस्थाएं भी इसके अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए व्यवस्था उपागम के प्रकार, टाइप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच। तो जो व्यवस्था उपागम होता है इसके मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला हो जाता है प्रकृति के आधार पर और दूसरा होता है कार्य क्षेत्र के आधार पर। ये दो प्रकार इसके होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए पहले प्रकृति के आधार पर। अब प्रकृति के आधार पर इसके दो प्रकार हो जाते हैं। पहला प्रकार होता है बंद व्यवस्था। तो यह कैसे व्यवस्था होती है देखिए इसमें। तो यह व्यवस्था बाहरी वातावरण से कोई अंतरक्रिया नहीं करती तथा ऐसी व्यवस्था कठोर एवं स्थायी प्रकृति की होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरी व्यवस्था है खुली व्यवस्था। ठीक है। दूसरा प्रकार है इसका खुली व्यवस्था। तो यह व्यवस्था बाहरी वातावरण पर निर्भर होती है और इस व्यवस्था के अध्ययन में उन सभी संभावित प्रभावों को देखा जाता है जो कि वातावरण के द्वारा व्यवस्था पर पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मानवीय संगठन, जैसे जीवित व्यक्ति, जैसे पेड़ पौधे, ये सब खुली व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में अगला देखिए इसमें कार्य क्षेत्र के आधार पर। तो कार्य क्षेत्र के आधार पर इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं। तो पहला प्रकार देखिए इसमें तकनीकी। तो यह आगत को निर्गत में परिवर्तित करने से संबंध रखती है। मतलब कि इसमें इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने से इसका संबंध होता है तकनीकी का। दूसरा होता है समर्थक। अब समर्थक में क्या होता है? तो यह कच्चा माल, मार्केटिंग, वाणिज्य आदि का समर्थक होता है। फिर इसके बाद में अगला है रख रखाव। ठीक है। तो रख रखाव यह मानव कौशल के आगत मतलब इनपुट को सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसका अनुकूलन। अब इसमें क्या होता है? तो यह परिवेशी परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया में मदद करती है। फिर इसके बाद में
अगला आ जाता है मनोवैज्ञानिक सामाजिक तत्व। तो इसमें अंतरवैयक्तिक संबंधों पर जोर दिया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है संरचनात्मक। तो यह औपचारिक संबंधों से संबंधित होता है। और लास्ट इसमें आता है प्रबंधन। तो प्रबंधन में क्या होता है देखिए, तो विभिन्न उप व्यवस्थाओं को जोड़ना एवं संबंधों को नियंत्रित करना। तो ये इस प्रकार से कार्यक्षेत्र के आधार पर इसके इतने प्रकार बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे व्यवस्थावादी उपागम की विशेषताएं। तो व्यवस्थावादी उपागम की कुछ विशेषताएं फ्रेंड। तो देखिए इसमें पहली विशेषता इसकी यह होती है कि व्यवस्था उपागम गतिशील होता है, मतलब ये गतिशील होता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। फिर इसके बाद में दूसरा है कि प्रत्येक व्यवस्था का एक विशेष उद्देश्य होता है, जिसमें अंगों के मध्य प्रकारात्मक विशेषीकरण भी पाया जाता है। तो जितनी व्यवस्थाएं आप देखते हैं तो हर व्यवस्था का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें अंगों के मध्य प्रकारात्मक विशेषीकरण भी पाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि व्यवस्था में इनपुट डाले जाते हैं और इनपुट डाले जाते हैं जो आउटपुट के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो जो भी कोई भी व्यवस्था होती है तो इसमें हम कोई भी इनपुट डाला जाता है या किसी भी इनपुट को डालते हैं तो उससे हमको आउटपुट मिलता है। उदाहरण के लिए हम कोई भी काम चालू करते हैं, ठीक है, कोई सा भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमें कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलता है। कोई भी काम कार्य करेंगे तो संगठन के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसका परिणाम हमें अवश्य मिलता है, ये इसका मतलब होता है। फिर इसके बाद में व्यवस्था का प्रत्येक भाग परस्पर अंतर्निर्भर होता है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो व्यवस्था में हम देखते हैं कि इसके जो अंग होते हैं या जितने भी इसके भाग होते हैं सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद में व्यवस्था के ये भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं और सहायक भी होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में व्यवस्था अनेक उप व्यवस्थाओं में विभक्त रहती है जो व्यवस्थाओं को संचालित करने में सहायक होती है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि व्यवस्था और बाहरी पर्यावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए अगला जाता है कि इसमें संगठन के सभी पक्ष जैसे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, औपचारिक, अनौपचारिक आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर इसके बाद में यह उपागम संगठन को एक व्यवस्था मानता है जिसमें अनेक उपव्यवस्थाएं होती हैं और ये परस्पर अंतर संबंधित होती हैं या एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिर इसके बाद में यह उपागम संगठन को गतिशील मानता है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जो व्यवस्थावाद उपागम होता है तो व्यवस्थावाद को सिंथेसिस नाम दिया गया है। तो व्यवस्थावाद को संश्लिष्ट कहा जाता है क्योंकि यह शास्त्रीय विचारधारा मतलब थीसिस तथा व्यवहारवाद मतलब एंटीथेसिस जैसी दो विपरीत विचारधाराओं को मिलाने का कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें कि जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है जिसको थीसिस कहा जाता है, तो शास्त्रीय सिद्धांत प्लस व्यवहारवाद मतलब एंटीथेसिस बराबर क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है सिंथेसिस या व्यवस्थावाद। तो ये व्यवस्थावाद क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि दोनों विचारधाराओं को मिलाने का कार्य करता है व्यवस्थावाद। शास्त्रीय विचारधारा और व्यवहारवाद विचारधारा, इन दोनों विचारधाराओं को मिलाने का कार्य करता है व्यवस्थावाद, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में इस व्यवस्थावाद में 5 तत्व पाए जाते हैं। तो 5 तत्व कौन कौन से होते हैं, तो पर्यावरण, फिर आगत, निर्गत, प्रक्रिया एवं फीडबैक, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए ये 5 अंग होते हैं व्यवस्था में, ये 5 तत्व होते हैं। तो देखिए इसमें व्यवस्था उपागम के 5 अंग। तो पहला अंग होता है इसमें आगत मतलब इनपुट, ठीक है। तो यह संगठन में आवश्यक आदानों से संबंध रखता है, मतलब जो भी इनपुट इसमें डाला जाता है या जो भी कार्य हम प्रारंभ करेंगे तो हमको उसका परिणाम अवश्य मिलता है। तो यह संगठन में आवश्यक आदानों से संबंध होता है, आपको ध्यान रखना होगा, मतलब इनपुट से संबंध होता है इसका। फिर दूसरा होता है प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। तो यह आदानों मतलब इनपुट को
उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए कार्य करता है। फिर इसके बाद में दूसरा होता है निर्गत, मतलब आउटपुट। तो यह किसी व्यवस्था के उत्पाद या सेवा को प्रदर्शित करता है। जैसे आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे तो कार्य करने से पहले आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, फिर कुछ समय बाद आप उसमें प्रयासरत रहेंगे, मतलब प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में आपको परिणाम मिलना शुरू होगा। फिर अंत में उसका फीडबैक क्या होगा? तो फीडबैक यह सेवा दिए जाने वाले वर्ग द्वारा संगठन के प्रति रुझान को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भी संगठन कार्य करेगा तो उसका फीडबैक बाद में जो भी मिलेगा, मतलब संगठन के प्रति रुझान को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह होता है फीडबैक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है पर्यावरण। अब इसमें क्या होता है? तो यह किसी संगठन या व्यवस्था के पर्यावरण को दर्शाता है। तो कोई भी संगठन हुआ या कोई व्यवस्था हुई तो उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा, माहौल कैसा है, ये उसको प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके लिए एक डायग्राम आपको याद रखना होगा, जो आगत है, निर्गत है, प्रक्रिया है और इसके बाद फीडबैक है। तो हमने आपको बताया है कि जो बाहरी वातावरण होता है, मतलब किसी भी संगठन में या किसी व्यवस्था में एक वातावरण होता है, एक पर्यावरण होता है, जिसको अलग अलग नाम हम देते हैं। जैसे आर्थिक पर्यावरण होता है, फिर भौगोलिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और फिर ये राजनीतिक पर्यावरण होता है। फिर इसके बाद में कोई भी हम इनपुट, ठीक है, इनपुट को कहा जाता है आगत। तो कोई भी हम संगठन में इनपुट डालते हैं या फिर कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो पहले क्या होता है इसमें? आगत मतलब इनपुट। फिर उसके बाद क्या होगा? उसकी प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद में उसका आउटपुट मिलेगा, फिर आउटपुट के बाद में अंत में क्या होगा? इसका फीडबैक हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरे चलते रहती है और सब एक दूसरे पर निर्भर है ये, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे, अब अगला आ जाता है कि जो शास्त्रीय उपागम और व्यवस्था उपागम होता है, इन दोनों में अंतर। तो पहले देखिए इसमें शास्त्रीय उपागम। तो जो शास्त्रीय उपागम या शास्त्रीय सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत, तो पहला देखिए इसमें कि यह संगठन को ऐसी बंद व्यवस्था या इकाई मानता है जो बाहरी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा। मतलब जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है, शास्त्रीय उपागम होता है, तो यह बाहरी पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। जबकि जो व्यवस्था उपागम होता है तो यह संगठन को खुली व्यवस्था मानता है जो बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में दूसरा अंतर इनके बीच यह है कि संगठन में कुशलता लाने हेतु वैज्ञानिक रीति, सिद्धांतों तथा नौकरशाही का पक्ष लेता है या इसका सुझाव देता है। जबकि जो व्यवस्था उपागम होता है तो व्यवस्था उपागम कोई सुझाव नहीं देता, बल्कि वर्णनात्मक रूप से संगठनात्मक घटनाओं का वर्णन करता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है इसमें तीसरा अंतर कि यह संगठन की स्थैतिक संरचना पर बल देता है। जबकि जो व्यवस्था उपागम होता है तो यह संगठन को गतिशील संरचना मानता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें अगला अंतर इनमें दोनों में कि जो शास्त्रीय सिद्धांत होता है या शास्त्रीय उपागम या शास्त्रीय दृष्टिकोण, यह कठोर पदसोपान तथा नियमों में विश्वास करता है, और जो व्यवस्था उपागम होता है तो यह लोचशीलता तथा सहभागिता में विश्वास करता है। फिर इसके बाद में अगला इसमें अंतर है कि संगठन के औपचारिक पक्षों को देखता है, जबकि जो व्यवस्था उपागम होता है यह संगठन के सभी पक्षों को देखता है। फिर इसके बाद में अगला अंतर है इनके बीच में कि कार्मिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखते हुए एक्स विचारधारा का समर्थन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स विचारधारा क्या है तो आपको ध्यान रखना होगा। डगलस मैकग्रेगर का नाम आपने सुना होगा। तो डगलस मैकग्रेगर ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है एक्स थ्योरी। तो एक्स थ्योरी में इन्होंने क्या बताया? तो एक्स थ्योरी में डगलस मैकग्रेगर ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से कामचोर होता है। ठीक है, इसको कुछ
भय दिखाना पड़ता है या दंड की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब वह कार्य करता है। दूसरी बात कि जो मनुष्य होता है वह आर्थिक मतलब रुपए पैसों के लिए कार्य करता है। ये इन्होंने एक्स विचारधारा में बताया या एक्स थ्योरी में डगलस मैकग्रेगर ने बताया था। फिर इसके बाद में दूसरा है व्यवस्थावाद। तो इसमें क्या है, तो कार्मिकों के समस्त सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासनिक पक्षों को भी देखता है या वाई विचारधारा का समर्थन करता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो व्यवस्थावाद उपागम है, तो व्यवस्थावाद उपागम किसका समर्थन करता है, वाई विचारधारा का। मतलब डगलस मैकग्रेगर ने दो थ्योरी दी थी, एक्स और वाई थ्योरी। तो एक्स थ्योरी में मनुष्य को उन्होंने कामचोर कहा, आलसी कहा और इसके बाद में आर्थिक प्राणी कहा। फिर इसके बाद में व्यवस्थावाद उपागम में अपन देखते हैं, तो व्यवस्थावाद उपागम वाई थ्योरी का समर्थन करता है। और वाई थ्योरी क्या है, तो इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, मनुष्य सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करता है, वह अभिप्रेरणाओं को भी बढ़ावा देता है। मतलब मनुष्य को, मानव को या किसी भी संगठन में जो कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनको समय समय पर अभिप्रेरित भी किया जाना चाहिए, उनको समय समय पर उत्साहित भी किया जाना चाहिए, उनका उत्साहवर्धन भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है वाई थ्योरी में। फिर इसके बाद में अगला और लास्ट अंतर आता है कि यह एकल कारण पर बल देते हुए दृढ़ता का समर्थक होता है, जबकि जो वाई थ्योरी होती है, तो वाई थ्योरी बहुत कारणों पर बल देते हुए संभावनाएं भी व्यक्त करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये शास्त्रीय सिद्धांत और व्यवस्था सिद्धांत में अंतर समाप्त हो जाता है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्यवस्थावादी उपागम और शास्त्रीय उपागम में अंतर लिखिए, तो ये अंतर आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए इसमें व्यवस्था उपागम का महत्व या इसकी उपयोगिता वर्तमान में क्या है। तो देखिए इसमें इस उपागम का उपयोग विश्लेषण के विभिन्न स्तरों जैसे व्यष्टि, मध्यम और समष्टि स्तर पर होता है। व्यष्टि का मतलब इसको इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रो, मतलब छोटे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद मध्यम में मतलब जो मिडिल लेवल के होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फिर समष्टि मतलब समस्त क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला है कि यह पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है क्योंकि प्रत्येक अंग को व्यापक महत्व प्रदान करता है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि यह लोक प्रशासन के संगठनों के अध्ययन विश्लेषण में बहुत ही उपयोगी उपागम होता है या बहुत ही उपयोगी होता है। इसके बाद फिर कुछ विद्वानों का नाम आपको ध्यान रखना है, जैसे फ्रेडरिक्स, फिर लियोनार्ड विंडर, जॉन टी डोर्से, फिर इसके बाद में ईरा, सर कांसकी तथा रजनी कोठारी ने भी इस उपागम का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला आता है कि इसका किसी भी विषय या ज्ञान के शाखा में प्रयोग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि सांगठनिक सिद्धांतों में सर्वाधिक उपयुक्त और महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यवस्था सिद्धांत होता है, जो संगठन के क्रियाकलाप व उसके वातावरण के साथ संबंधों के संदर्भ में बेहतर मार्गदर्शन व निर्देशन प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर देखिए इसमें इसका अगला महत्व है कि इसके माध्यम से व्यवस्था के विभिन्न अंगों के पारस्परिक, ठीक है, संबंधों तथा अंतर निर्भरता का अध्ययन भी किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यह उपागम व्यवस्था उसके पर्यावरण तथा इनसे या इनके आपसी व्यवहार को समझने में भी सहायक होता है। तो इसमें अपन देखते हैं कि जो भी संगठन होता है उसका जो पर्यावरण होगा, वहाँ का जो वातावरण होगा, वहाँ पर जितने भी कार्य करने वाले कार्मिक हैं उनके आपसी व्यवहार को समझने में भी सहायक होता है। फिर इसके बाद में यह एक पूर्ण उपागम है जिससे हम व्यवहार, निर्णय, फिर पारिस्थितिकी आदि का विश्लेषण कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला आता है कि क्लासिकीय, नव क्लासिकीय और आधुनिक अवधारणाओं को इसने जोड़ा है और संश्लेषित भी किया है। संश्लेषित का मतलब उनका निर्माण भी किया है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि प्रशासकीय चिंतक फ्रेडरिक्स, ठीक है, तो फ्रेडरिक डब्ल्यू रिक्स
के परिवेशी सिद्धांत का इसने मार्गदर्शन भी किया है। फिर इसके बाद में अगला जाता है कि आकस्मिकता प्रबंध, जिसको हम पारिस्थितिक जन्य प्रबंध भी कहते हैं, तो इसको भी इसने बढ़ावा दिया है इस सिद्धांत ने। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इसकी उपयोगिता या इस सिद्धांत का महत्व यहाँ पर समाप्त होता है। तो आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो व्यवस्था उपागम है या व्यवस्था सिद्धांत है, इसका महत्व या इसकी उपयोगिता लिखिए। तो आपको इस प्रकार से सारे पॉइंट उसमें लिखना होगा, लेकिन शब्द सीमा का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में अब देखिए जो व्यवस्था उपागम है इसकी आलोचना। तो व्यवस्था उपागम की कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। तो इसमें आलोचना का पहला पॉइंट देखिए कि यह पद्धति सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन करती है, किंतु बड़े स्तर पर इसका अध्ययन या इसके द्वारा अध्ययन नहीं किया जाता। ये आलोचना का पहला बिंदु है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इससे गत्यात्मक स्थिति का अध्ययन मुश्किल से होता है, मतलब जो गतिशील स्थिति होती है उसका अध्ययन बहुत मुश्किल से कर पाता है यह सिद्धांत। फिर इसके बाद में अगला आता है कि व्यवस्था उपागम को अपनाने के लिए उच्च स्तरीय योग्यता, अधिक समय एवं संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह अमूर्त और धुंधला सिद्धांत होता है, मतलब इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है। फिर इसके बाद में अगला आता है कि यह सिद्धांत व्यावहारिक स्थितियों में सीधे लागू नहीं होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि यह व्यवस्था उपागम न तो व्यवस्थाओं के अंतर को पहचानता है और न ही विभिन्न व्यवस्था के मध्य अंतर्निर्भरताओं के बारे में बताता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। फिर इसके बाद देखिए इसमें आलोचना का अगला पॉइंट इसमें आता है कि यह उपागम केवल अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में व्याख्या नहीं करता। फिर इसके बाद में अगला है आलोचना का पॉइंट कि व्यवस्था की उप व्यवस्थाओं को खोजना तथा सूची बनाना एक कठिन कार्य होता है। फिर इसके बाद में इसका लास्ट पॉइंट यह है कि यह उपागम व्यवस्था पर पर्यावरण के कौन से तत्व का प्रभाव अधिक होगा, इसकी कोई निश्चित व्याख्या नहीं करता। ठीक है फ्रेंड, तो ये इसमें आलोचना के पॉइंट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर यह उपागम भी समाप्त हो जाता है। इसमें आपसे 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में इस व्यवस्था उपागम में चेस्टर इरविंग बर्नार्ड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।